नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए तो बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपको एक सेशन डाल चुके थे यूट्यूब पे और ये दूसरे की बात करते हैं। और ये भी प्रैक्टिस सेशन रहेगा बेटा, जो ईपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बात कर रहे होंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं आज सीधे सेशन पे। आपने पीछे वाले सारे क्वेश्चन देख लिए हों तो आप समझ गए होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट आपके लिए है ये सारा सेशन। ठीक है, तो आप पूरा सेशन कंप्लीट कीजिए। 5 से 6 क्वेश्चन डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसीलिए नहीं डाल रहे हैं कि जो हम कंटेंट दे रहे हैं वो थोड़ा सा लेवल उसका ठीक है। तो लेवल ठीक होने का मतलब ठीक स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई है, तो इसलिए थोड़ा समझने में हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, तो कम क्वेश्चन डाल रहे हैं लेकिन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं सीधे क्वेश्चन पे हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन आप पढ़िए फिर कोशिश कीजिए एक बार। कह रहा है कि जब 200 को किसी धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया जाए तो शेषफल 8 आता है, x के कितने मान संभव हैं। ये क्वेश्चन 2020 में आया था, एसएससी सीजीएल का है लेकिन। ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए एक बार। जब 200 को किसी धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया जाए तो शेषफल 8 आता है, x के कितने मान संभव हैं, ये सवाल है आपको। ठीक है बेटा, तो आप समझिए, देखिए ध्यान से। कह रहा है कोई संख्या 200 जिसे भाज्य कहते हैं, जिसमें भाग दिया जाए उसे हम भाज्य कह रहे हैं बेटा। ठीक है ना, और वो है 200। ठीक, इस 200 को x से भाग दिया जाए तो जिससे भाग देते हैं ना बेटा वो भाजक, और शेष बचता है कितना, शेषफल जो है वो बचता है बेटा 8। ठीक है ना, शेषफल 8 है, ऐसा कह रहा है सवाल में। अब ये कह रहा है कि अगर 200 को x से भाग दें, 200 को x से भाग देते तो शेष 8 बचता है, तो इस x के कितने मान हो सकते हैं, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है ये आपको बताना है। ठीक है ना, x के कितने मान संभव हैं। ठीक है, चलिए बेटा तो बात करते हैं हम लोग। अब कैसे इस चीज को क्लियर करें बेटा कि x के कितने मान संभव हैं। तो एक काम कीजिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हम x से 200 में भाग देते हैं तो शेष क्या बचना है बेटा, 8। तो पहले हम 200 में से 8 माइनस कर दें। ठीक बेटा, जो शेष बचाने हमें वो हमने माइनस कर दिया बेटा। तो जब माइनस कर दो बचा मेरे पास कितना, तो आप कहोगे सर 192 बचा है। ठीक है, कितना बच गया, 192 बच गया। अब आप 192 को ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 192 को पूर्णता व्यक्त करेंगी। ठीक है, पूरा पूरा काट देंगे, ऐसी कितनी संख्या जो 192 को पूर्णता व्यक्त करें। ठीक है, तो चलिए 192 को काटने वाली माने 192 के फैक्टर कर लो, आप पता करो। देखो बेटा 192 1 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 3 से कट जाएगा बेटा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा 192। ठीक है ना, उसके बाद 192 बेटा 24 से कट जाएगा, 192 32 से कट जाएगा, 192 48 से कट जाएगा, 192 64 से कट जाएगा। ठीक है ना, और 192 जो है बेटा वो 96 से कट जाएगा, और 192 खुद 192 से कट जाएगा। माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसी 14 संख्याएं हैं। ये ऐसी 14 संख्याएं हैं जो 192 को पूर्णता विभक्त करेंगी। ठीक है ना, तो अगर इन संख्याओं से 192 में भाग दें तो शेष कुछ नहीं बचेगा, शून्य होगा, पूर्णता व्यक्त हो जाएगा। लेकिन जब भाग देंगे 200 में तो 96 से भाग देंगे तब तो बच जाएगा 8 शेष। लेकिन बेटा आपको पता है कि कभी भी शेष जो है ना, शेष इस भाजक से बड़ा नहीं होता। हमेशा भाजक जो है वो शेष से बड़ा होना चाहिए। तो फिर इस संख्या में जब हम भाग दे रहे हैं तो इनसे भाग देने पर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर भाग दिया जाए बेटा इनसे कम, इन संख्याओं से, ये 6 संख्याएं हैं, अगर हम इनसे भाग देते हैं 200 में तो फिर शेष 8 नहीं बचेगा। इसका मतलब 192 को काटने वाली टोटल 14 संख्याएं हैं। 14 संख्याएं ऐसी हैं जो 192 को पूर्णता व्यक्त करेंगे, उनमें से ये 6 संख्याएं कम कर दो। क्यों कम कर दी, आप मेरी बात समझ रहे होंगे बेटा, क्योंकि इनसे भाग देने पर कभी 8 शेष नहीं बच सकता है। इनसे आप भाग दोगे, देखो जैसे मान लो 12 से भाग देते हैं बेटा 192 में, 12 से भाग दोगे 192 में, पूर्णता व्यक्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब 12 का भाग आप 200 में करोगे तो पूर्णता नहीं कटेगा, फिर आपके लिए 8 शेष बच जाएगा, क्योंकि 192 कट जाएंगे, ऊपर बचेंगे 8, वो शेष बचेंगे। लेकिन जब भाग आप 8 से करेंगे तो बेटा
तो 8 से 192 पूरा कटेगा और जब भाग देंगे 200 में ये भी पूरा कटेगा। इसका मतलब कभी, और ये भी तो कॉन्सेप्ट है भाई कि जब भी शेष 8 है ना तो भाजक कम से कम 9 हो सकता है या उससे बड़ा होगा, तभी 8 शेष। भाजक कभी शेषफल से छोटा नहीं होता, तो भाजक फिर 8 से बड़ा ही होगा कोई। तो जितने भाजक हो सकते हैं वो ये बचे बेटा, ठीक है ना। तो 14 में से अगर आप 6 माइनस कर दोगे बेटा, तो ऐसे 8 मान संभव है। इस x के कितने मान संभव है बेटा? 8। वो बता दिए 192, 96, 64, 48, 32, 16, 12। ये टोटल 8 वैल्यू हैं जो x की जगह पर रखी जा सकती है, माने x के 8 मान संभव है। ये आपसे पूछ रहा था, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आप तुरंत समझ जाओगे। लेकिन हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सा लेवल ठीक रखते हैं बेटा, आदत है अपनी कि अब भाई इस तरह क्वेश्चन पढ़ाते नहीं तो बेसिक एकदम से कोई भी पढ़ा रहा होता तो फ़र्क क्या रहेगा हमारे सेशन में और बाकी सारे लोगों को, ठीक है ना। और हमसे पढ़ने का मतलब भी ये बनता है कि अगर आप खुद में थोड़ा सा समझ रखते हैं तभी आप पढ़िए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आप मेरी बात समझ गए बेटा, क्योंकि यहाँ से कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, हम इस सवाल को दोबारा से बता देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। क्या देखिए बेटा, दूसरा क्वेश्चन, एक चुनाव में ए और बी 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। ए इस चुनाव को 360 मतों से जीत जाता है, ठीक है। यदि बी को प्राप्त मतों से 25% मत अधिक मिलते तो चुनाव अनिर्णित रहता। कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया? देखो बेटा, कह रहा है कि ए और बी 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है ना। ए और बी 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है। इस वोटिंग हुई है तो उसमें चुनाव में क्या हुआ, ये जो ए है ना, ये बेटा ये जीत गया है 360 मतों से, 360 मतों से ए जीत गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है यदि बी को 25% मत अधिक प्राप्त होते, बी को 25% मत ज़्यादा मिलते तो चुनाव अनिर्णित रहता। एक बात आप समझिए, अगर हम बेटा 25% की बात करें, 25%, तो आप 25% को कह सकते हैं बेटा 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी को पहले 4 मत मिलते थे तो अब 4 पे 1 मत ज़्यादा मिल जाएगा, तो अब कितने मत मिल जाएंगे बी को? तो आपको सर अब 5 मत मिल जाएंगे, ठीक है ना। कितने मिल जाएंगे? 5। अगर बी को 25% ज़्यादा मत मिल जाए, तो अगर पहले बी को 4 मिलते थे तो अब 25%, 4 का 25% होगा बेटा 1, इतना एक्स्ट्रा दे दो 1, तो अब कितने मिल जाएंगे? 5। और अगर ऐसा हो जाता है 25% ज़्यादा मिल जाते तो चुनाव कैसा रहेगा बेटा? अनिर्णित। अनिर्णित का मतलब ये कि दोनों को बराबर बराबर मत मिल गए। तो अगर इसे 5 मिल गए बेटा तो फिर इसे भी 5 मिले होंगे। अगर बी को 5 मिले हैं तो ए को भी 5 मिले होंगे, तभी तो चुनाव अनिर्णित रहा होगा। इसका मतलब टोटल वोटिंग कितनी हो गई बेटा? 10। तो जब टोटल वोट यहाँ 10 है तो ऊपर भी टोटल वोटिंग 10 होगी बेटा। और अगर टोटल वोटिंग 10 होगी तो फिर जब बी को 4 मिले हैं तो इसे 6 मिले होंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें। और अगर इसे 4 मिले और इसे 6 मिले तो ये चुनाव जीत गया बेटा कितने मतों से, कितने यूनिट से? तो आप कहोगे सर ये 2 यूनिट से चुनाव जीत गया। तो अगर 2 यूनिट से चुनाव जीता है, जबकि सवाल में इसने कह रखा है कि वो चुनाव जीता है 360 से, तो अगर 2 यूनिट का मान 360 है तो 1 यूनिट का मान 180 मत हो गया। और अगर 1 यूनिट 180 के बराबर है तो टोटल वोटिंग है 10 यूनिट, 10 यूनिट बेटा। तो 10 यूनिट का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है, तो वो हो जाएगा कितना बेटा? 1800। ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल इजी है, आसान है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आपका आंसर जो है ना वो सी सही है बेटा, है ना। सी इसका सही आंसर बेटा, ठीक है। बहुत सारे लोग, कुछ लोग 1080 भी कर रहे होंगे, 1440 भी कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए ध्यान रखना बेटा, कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कीजिए, फिर से हम बता देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है दोबारा बताने में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहा है एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं, ठीक है। 3 से शुरू होने वाले 5 पूर्णांक हैं लगातार। तो कर लेते हैं बेटा, एक सेट में 3 से शुरू होने वाले 5 पूर्णांक। देखो जैसे एक पूर्णांक 3 से शुरू करें तो एक 3 हो गया, 3 के बाद अगला हो जाएगा 4, उसके बाद हो जाएगा 5, उसके बाद हो जाएगा 6 और उसके बाद हो गया 7।
ठीक है ना। 3 से शुरू होने वाले 5 पूर्णांक हैं एक समूह में, एक सेट में, ठीक है। यदि इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए, ठीक है बेटा, इसका मतलब अगर इसे हटा दिया जाए तो अब पूर्णांक बचे कितने बेटा, अब ये बचे पूर्णांक, एक हट गया, तो उसके औसत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, ये पूछा। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना भाई बेटा। जब आप देखो लगातार 5 संख्या ले रहे हैं तो इनका एवरेज ये होगा। चाहो तो आप इन्हें जोड़कर औसत बराबर आप करते हैं बेटा, औसत बराबर, ठीक है ना। तो औसत बराबर राशियों का योग बटे उनकी संख्या। तो आप 7 6 13 5 18 4 22 3 25, ठीक है बेटा। तो 25 बटे 5 करोगे कितना आ जाएगा, 5 हो गया। तो इनका एवरेज 5 हो गया। तो आप ऐसे समझ जाओ। नहीं तो कभी भी समांतर श्रेणी आपको दी जाए तो तब आप औसत ऐसे भी निकाल सकते हैं बेटा। तब आप क्या कर सकते हैं, पहला पद और अंतिम पद बटे 2 कर दो, तब भी आ जाएगा बेटा। ये खत्म हो जाएगा, 5 आ गया, ठीक है ना। ऐसा भी कर सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं बेटा कि अगर कभी समांतर श्रेणी दी जाए और समांतर श्रेणी में, ये समांतर श्रेणी में 5 पद हैं तो मध्य पद जो होता है ना वही एवरेज होता है, सीधे याद रखना, ठीक है ना। तो 5 एवरेज है, ठीक। यहां एवरेज कितना है, 5। आप समझ गए मेरी बात, यहां एवरेज है 5, ठीक है। अब सवाल करा अगर एक बड़ा पद जो है ना 7 हटा दिया हमने, तो अब बेटा ये बचे, ये भी समांतर श्रेणी है, तो यहां एवरेज क्या होगा, तो यहाँ एवरेज क्या होगा। तो आप कहोगे सर एवरेज अभी जैसे बताया आपने, पहला और अंतिम जोड़ दो बटे 2 कर दो, जैसे ये कर दिया था, ठीक बेटा। तो ये हो जाएगा कितना बेटा, 4.5। माने इनका एवरेज आएगा, जैसे इनका एवरेज 5 है तो यहाँ औसत आ गया कितना बेटा, इन दोनों के बीच वाला यहाँ पे 4.5। अब औसत होगा 4.5, ठीक है। ये एवरेज हमने वहाँ निकाल लिया, आप समझ गए होंगे मेरी बात। अब सवाल करा बताओ एवरेज में क्या फ़र्क पड़ा, कितना अंतर हो गया। कह रहा औसत में कितने प्रतिशत की कमी आई, इसमें क्या दिक्कत है बेटा। पहले एवरेज कितना था 5, अब कितना है 4.5, कितने की कमी आई। तो आपको सर 0.5 की कमी आ गई, 5 पे 0.5 की कमी है, 5 पे 0.5 की कमी है। डेसिमल हटाओ बेटा, 0 हटा दो, इसे ख़त्म कर दो, कितना आ गया 10%। कमी आ गई बेटा 10% की, ये आपका आंसर हो, 10% कमी आएगी, ठीक है ना। तो एवरेज निकालने के कई सारे तरीके हैं, तो आप समझ जाएंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे मेरी बात। कि यहाँ एवरेज देख रहे हो तो 5 है, यहाँ एवरेज देखो 4.5 आएगा बेटा। राशियों को जोड़ के बटे उनकी संख्या कर दो, या फिर आप जब श्रेणी हो तो पहला और आखिरी जोड़ दो बटे 2 कर दो। तो 6 3 9 बटे 2 करोगे 4.5 हो गया, 4.5। और पहले कितना 7 3 10, तो 5 हो गया। यहाँ 5 था, यहाँ 4.5 है, 0.5 की कमी आई, 5 पे 0.5 कम है, 10% हो गया। तो एवरेज में 10% की कमी आ गई। आगे होगा समझ में, चलिए ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन पढ़िए बेटा, देखिए कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। शंकु का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। सवाल यह है बेटा, ये गोला है, ठीक है ना, स्फीयर है, और जिसकी त्रिज्या दे रखी है आपको यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर एक शंकु बना दिया गया है। ये सवाल कह रहा बेटा, इसे पिघलाकर क्या कर दिया गया, ये शंकु बना दिया गया, ठीक है ना। ये शंकु, इसकी ये है त्रिज्या बेटा, और ये हाइट है, इसकी ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इस गोले को पिघलाकर शंकु बनाया गया, तो पूछ रहा है कि इस गोले का ये जो व्यास है ना, ये डी डायमीटर जो है ना, ये कितना होगा, बस आप ये बता दो। इसने आपसे ये पूछा है, तो कुछ भी नहीं करना बेटा। वॉल्यूम तो चूंकि इसे पिघलाकर ये बनाया गया है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, आयतन क्या होगा, दोनों का सेम होगा। तो लिख लेते हैं, इसका आयतन गोले का क्या होता है बेटा, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका आयतन क्या होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना सॉल्व कर सकते हो उसे कर देते हैं। पाई से पाई कैंसिल कर दिया, 3 से 3 कैंसिल कर दिया बेटा, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ बचा 4, और आर की जगह पे इसकी त्रिज्या कितनी बेटा 10 है, तो 10 × 10 × 10 ये लिख दिया, ठीक है ना। ऐसे इधर आ जाओ बेटा, ये कैंसिल हो गया, तो आर की जगह छोड़ दो। यहाँ आर नहीं पता लेकिन एच पता है 10, ठीक है। यहाँ इस 10 से ये 10 कैंसिल कर दो बेटा। अब इधर बचा आर स्क्वायर, और इधर बचा है 4 × 10 × 10 100 कह सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप r बराबर निकालोगे बेटा, ठीक है ना,
तो ये आ जाएगा कितना, ये 2 और 10 माने हो गया कितना 20। तो त्रिज्या आ गई 20 बेटा। आपसे क्या पूछा, तो आपसे डायमीटर पूछा बेटा, व्यास पूछा, और व्यास होता है त्रिज्या से डबल, तो d बराबर हो जाएगा 2 गुणे 20 मतलब 40। ठीक है ना, ये आपका व्यास हो गया। यही आपसे पूछा बेटा, व्यास बताइए। ठीक है, आ गया होगा समझ में, कुछ नहीं, ये तो बिल्कुल आसान सा था। ठीक है, चलिए अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए। और सेशन पसंद आ रहा है बेटा, क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं आपको, तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको जैसा भी लग रहा हो बस उस तरह का कमेंट कर दीजिए आप। ठीक, इस वीडियो में आपको जहाँ भी प्रॉब्लम आई हो। चलिए देखिए बेटा, 5th क्वेश्चन देखो ध्यान से, और स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा होगा, पढ़िए क्वेश्चन और फिर आंसर कीजिए। ए, बी और सी ने 5,000 रुपये का व्यापार 50,000 रुपये का व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया और व्यापार शुरू कर दिया। ठीक है, बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक लगाए। ठीक है ना, तथा ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपये अधिक लगाए। ठीक है, यदि कुल वार्षिक लाभ 10,000 रुपये हो तो इस लाभ में ए का हिस्सा कितना, ये बताना आपको। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि कभी जो लाभांश होता ना, जो लाभ होता है ए बी सी में, जो भी पैसा बांटा जाएगा वो हमेशा उनकी पूंजी के अनुपात में, जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया है धंधे में, व्यापार में, तो पूंजी के अकॉर्डिंग ही लाभ बांटा जाता है। अगर पूंजी सेम है तो लाभ सेम मिलेगा। कभी कभी होता है पूंजी सेम हो लेकिन टाइम अलग अलग हो, तो फिर पैसा टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है। ठीक है ना, और कभी जब टाइम सेम होता है तो पैसे के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है दोनों अलग अलग होते हैं, पैसा भी अलग है और टाइम भी अलग है, तो पैसा और टाइम दोनों का गुणा करके तब हम बांटते हैं लाभांश को। ठीक है ना, तो यहाँ टाइम तो है ही नहीं, केवल बात उनके पैसे की है कि पैसा कौन कितना इन्वेस्ट कर रहा है धंधे में। टोटल 50,000 रुपये है। तीनों ने मिलाकर बेटा कितने इन्वेस्ट किए हैं, 50,000 रुपये। 50,000 रुपये का धंधा है। ठीक है ना, अब कह रहा है कि ए ने कितने इन्वेस्ट किए हैं, या बी से शुरू करते हैं। सबसे पहले इसने बी के बारे में बोला है कि बी ने सी से 6,000 रुपये अधिक लगाए। अच्छा देखो ध्यान से बेटा, बस इसी को समझना है, और ये पैसे बांटना था। तो अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर पाए सही से तो फिर बिल्कुल सवाल आसान हो जाएगा। कह रहा बी ने सी से 6,000 ज़्यादा लगा दिए। ठीक है, इससे 6,000 ज़्यादा है। ठीक है ना, और ए ने बी से 2,000 ज़्यादा लगा दिए। ठीक है ना, इसने इससे 6,000 ज़्यादा और इसने इससे 2,000 ज़्यादा। तो इसके अगर मान लीजिए सपोज दैट इसके अगर x रुपये मान लिया आपने, तो इसके हो जाएंगे x प्लस 6,000 और इसके हो जाएंगे x प्लस 8,000। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई, इसके जितने लगे ना उससे 6,000 ज़्यादा इसके हैं, और जितने इसके लगे हैं इससे 2,000 ज़्यादा इसके हैं। तो अगर इसने x लगा तो इसने x प्लस 6,000 लगा दिए, उसने x प्लस 8,000 लगा दिए। ठीक है, अब बस तीनों का धन देखो बेटा, टोटल देखो, यहाँ से टोटल देखो, x 3x हो गया बेटा, और ये हो गए 14,000। ठीक है ना, और इसके बराबर तीनों को मिलाकर धनराशि है कितनी बेटा, 50,000। तो यहाँ से 3x इजिक्वल टू आप इसे माइनस करोगे बेटा 36,000 बचेंगे। यहाँ से अगर आप कैंसिल करोगे बेटा तो x बराबर हो गया कितना, 12,000 रुपये। ठीक है ना, x से मतलब c, तो c का पैसा आ गया 12,000, c का आ गया 12,000, b का कितना होगा बेटा, इससे 6,000 अधिक, तो ये हो जाएगा 18,000। ठीक है ना, और एक ही धनराशि कितनी होगी बोले, इससे 2,000 अधिक, इसका मतलब इसके हो गए 20,000। ठीक है, थोड़ा सा सॉर्ट कर लेते हैं बेटा, कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखो ये खत्म हो गया, काट देते हैं, अगर कट जाए तो इसे 2 से काट, 2 छक्का 12, 2 से काट दो ये 9 हो गया, 2 से काट दो 10 हो गया। बस इनका लाभांश जो बेटा वो 10:9:6 के अनुपात में बढ़ जाएगा। अब आप देखो यहाँ से ध्यान से, इसे 10 रुपये मिलेंगे, इसे 9 मिलेंगे और इसे 6 मिलेंगे, तो 9 और 6 15, 10 25। ठीक है ना भाई, कितने हो गए 25। इधर लगा देते बेटा, टोटल 25 का लाभांश होगा। अगर 9 6 15 10 25 का टोटल लाभांश होगा, तो उसमें से ए को 9 6 15 10 25 में से ए के कितने बेटा, तो आप कहोगे सर 10 यूनिट हैं। 25 में से 10 हैं, ए को मिले 25 में से 10। अगर 25 में से 10 मिलते हैं तो कुल लाभांश बेटा 10,000 है। 10,000 में से कितने मिलेंगे ए को, कैंसिल आउट करो बेटा, 2500 को 100, ये हो गया 400, गुणा कर दो 4,000 रुपये। ए को जो लाभांश मिलेगा वो कितना मिल जाएगा बेटा, 4,000 रुपये। ए का लाभांश
4,000 रुपये हो गया। ठीक है, चलिए इसका बी ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए बेटा। ठीक है, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ कल।